की तस्वीर है। इसमें हर एक बात बिल्कुल सच लिखी हुई है। मेरी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब इसमें लिखी हुई हैं, और इस टाइम जो मैं समस्या से गुजर रही हूँ वो भी इसमें लिखी हुई है, और साथ में उसका उपाय भी लिखा हुआ है। मैं निश्चित रूप से वो उपाय करूँगी और अपने जीवन में बदलाव लाऊंगी। येस आई कैन चेंज। यस आई कैन चेंज आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर मनुष्य अपनी सभी प्रॉब्लम्स का हल पहले से जान पा रहा है। इसलिए आज ही ऑर्डर करें अपनी यस आई कैन चेंज फाइल के लिए। यस आई कैन चेंज। हमारा नंबर है 011-4319-1919 और 011-4419-1919। आप हमें आई कैन टाइप करके 53030 पर SMS भी भेज सकते हैं। यस आई कैन चेंज। यस आई कैन चेंज। आज ये रियलिटी में हमारी कामयाबी का दिन है। पहले हमारी फाइल के अंदर मैं सब कुछ डालना चाहता हूं, सब कुछ, ऐसा सब कुछ कि किसी की जिंदगी का कोई हिस्सा भी ना छूटे। वो हम लाल किताब अमृत पीछे से बनाते आए और पता चला कि हम वो देते हैं, लेकिन ये डिसाइड करना कि कब अच्छा होगा कब बुरा होगा, उसके लिए पर्टिकुलर उम्र दे करके लिखना एक हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है। कारण ये कि मैं कितने लोगों की फाइल खुद बैठ के रोज बना लूंगा, इम्पॉसिबल सा टास्क है। लेकिन ये जो हमने 1.5 महीने में काम किया वो ऐसा किया कि बकायदा जो प्रेडिक्शन आ रही है, अगर तो उसका कुछ ऐसा मामला है कि मान लो 4-5 ग्रहों से रिलेटेड वो प्रेडिक्शन बनी है, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि ये उम्र के किसी भी हिस्से में घटित हो सकती है। जो 3-4 ग्रहों से मिलकर बनी है उसका भी कोई भरोसा नहीं होता, उम्र के किसी भी हिस्से में घटित हो सकती है, उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। लेकिन जो 2-3 ग्रह से मिलकर के बनी है उसकी बकायदा हम उम्र मेंशन कर सकते हैं कि इस उम्र के अंदर ये घटित होगा। इसीलिए आज जो आपने फाइल पढ़ी होगी आपने देखा होगा कई जगह उम्रें निकली कि फलानी उम्र के अंदर ऐसा और फलानी उम्र के अंदर ऐसा, लेकिन सारी प्रेडिक्शन के अंदर उम्रें नहीं निकली। यही नहीं, ये प्रोडक्ट इस तरह का निकाला गया कि गरीब से गरीब आदमी भी कुछ पैसों के अंदर मात्र 500-1100 रुपए में अपनी समस्याओं को हल कर सके। ये इस तरह का निकाला जा रहा है। और आपने जो आज मेरा हौसला बढ़ाया है, आपने जो कहा है कि हाँ इसमें काफी हद तक सच है। मैं जो पूछने जा रहा हूं बस इन 2 सवालों का मेरे जवाब दे देना कि कितने लोग, हालांकि ये मैं पूछ चुका हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हमारे को जो फाइल मिली है उसकी कुछ वर्थ है। इतने लोग मेरे को सिर्फ हाथ खड़े करके बताते हैं। अब उनमें से वो लोग भी मेरे को एक बार हाथ खड़े करके बता दें कि जिनको ये लगता है कि इसमें ऐसी प्रेडिक्शनें हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते। ये सच बात है बेटा, इसीलिए मैं ये बातें बोलता हूं कि ये पर्सनल फाइल है। कोई मैरिड है तो ना पत्नी अपने पति को पढ़ाए ना पति अपनी पत्नी को पढ़ाए, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जवान बच्चा है, खास करके लड़की, वो तो बिल्कुल किसी को ना पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है। मां के साथ शेयर कर सकती है, वो भी जितना वो चाहे। इलाज हर सूरत में है जो कि तुम्हारे दुखों को वाकई में जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। 100% मिलती है। जो सोल्यूशन मुझे चाहिए तो उसमें है, और उनके भी पर मैं कह सकती हूँ यस आई कैन चेंज। 80% से अबव मेरी बुक्स में जितने भी थे सब कुछ करेक्शन हुआ है, उसमें मिला है सब कुछ। मैंने बोला कि 100 से भी कुछ एक्स्ट्रा है तो इतनी मिलती है। जबरदस्त रहा है। जो कहने का मतलब प्रेडिक्शन है ना, मैं किस नजरिए से किसी को देखता हूँ वो भी उसमें लिखी हुई है कि मतलब इतना अच्छा प्रेडिक्ट किया हुआ है। ये एक ईश्वर का वरदान नहीं, हकीकत ही समझिए कि हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। यदि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो अब मात्र 2250 रुपए में अपनी उस समस्या का कारण और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्टफोन यूजर्स प्ले स्टोर में जाकर यस आई कैन चेंज एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम आपकी प्रॉब्लम बता सकते हैं तो उसका समाधान भी बता सकते हैं। इसलिए आज ही ऑर्डर करें अपनी यस आई कैन चेंज फाइल। यस आई कैन चेंज। Yes, I can change. Yes, I can change. Yes, I can change. Yes, I can change. यस आई कैन चेंज। Yes, definitely. I can change. Yes, I can change.
वो राजनीति। जो मैं कहता हूँ वो अपने दिलों में जाना चाहिए। तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। एक है ये राजनीति, ये हमारी सड़कें, ये हमारे स्कूल, ये हमारे सीवर, ये हमारे अस्पताल और ये हमारे हालात। क्या है कोई साथ? रिश्वत लेना और देना अपराध है। रिश्वतखोरों के खिलाफ आवाज उठाएं। नमस्कार, 4 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। मैं हूं पूजा कव्या। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने अपने ये सवाल फरमाने से पहले एक बात कही कि हरियाणा में निवेश की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। एक तरह से कहते हैं कि जो एक तरह से जहां विरोध होता है उन चीज़ों को फायदा पहुंचता है। हमको कुछ इंडिकेशंस दें, एक इशारा करें कि हाँ सरकार एक राइट ट्रैक पर है। देखिए, संभव सारी चीज़ें हैं अगर करने की इच्छा शक्ति हो। भारत की शांति को खतरे में डालने की कोशिश की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लगातार हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, अपने बाकी के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश परिवारवाद की राजनीति में हमेशा घिरा रहा। भले ही वक्त लगा भरोसा कायम करने में, हर शब्द दर शब्द मजबूती से टिके रहने में, जिम्मेदारी भरा हर कदम चलने में, वक्त लगा आपकी आवाज को आपकी ताकत में बदलने में। भले ही सियासत बदले या बदले लोगों के तेवर, पर बिना किसी समझौते के हम आज भी आपकी उम्मीदों पर कायम। सीधी बात सीधे सीधे शब्दों के साथ। हम हैं जनता टीवी, आपकी ताकत। बोल जनता बोल एक प्रोग्राम नहीं, एक विचारधारा है। अगर सच समझें तो बोलने की आजादी है। फकीर से लेकर प्रधानमंत्री तक आमंत्रित है बोल जनता बोल के मंच पर। क्योंकि विचार से समाज की रचना होती है, हम अपने कर्तव्य को समर्पित हैं। आपके बहुमूल्य विचार हम पहुंचाते हैं संसद तक। हम कोशिश करेंगे नीतियां बंद कमरों में नहीं, खुले मंच पर तय की जाए। अब जनता टीवी कहीं भी कभी भी जनता टीवी को ऑनलाइन या मोबाइल पर नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। 5 बजे के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पूजा कव्या। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की सभी 130 तहसीलों और उप तहसीलों में ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली की शुरुआत की। इसके साथ साथ विभागों की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग के लिए सीएम डैशबोर्ड स्थापित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों से बात की और उन्हें जन सुविधा के लिए बनाई जा रही योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही 30 जून तक तहसीलों में ई स्टैंपिंग का काम पूरा करने की बात भी इस दौरान कही गई है। आज हमने सभी तहसील केंद्रों को, उप तहसील केंद्रों को ई रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया है
आगे जैसे स्वान का सिस्टम है, नईसी का सिस्टम जो बताया उसको बहुत जल्दी नेटवर्क की व्यवस्था पूरी करें। अगले 15 मार्च में कुछ तहसीलों में ई स्टैंपिंग का काम भी पूरा करने की जो योजना बनी है, जिसको हम सब तहसीलों में 30 जून तक पूरा कर लेंगे। ईश्वर विभाग कार्यरत है, लेकिन मैं समझता हूँ समयबद्ध तरीके से इसको हम पूरा करेंगे तो जनता को एक बहुत बड़ी सुविधा हम दे पाएंगे। इधर रोहतक पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने खट्टर सरकार के 100 दिन के शासनकाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जनता से विश्वासघात किया है। सरकार 100 दिन में पूरी तरह से विफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दौरान सिर्फ पिछली सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों को पलटने का काम किया है। इस सरकार के कार्यकाल में किसान, गरीब, व्यापारी हर वर्ग त्रस्त है। साथ ही सरकार ने जनता से भी विश्वासघात किया है और जनादेश का अपमान किया है। इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि सरकार एक्सप्रेस की तरह नहीं बल्कि छुक छुक वाली सरकार की तरह चल रही है। सरकार को तो सबने देख लिया है। 3 महीने अभी 3.25 महीने हुए हैं, 100 दिन जैसे आपने कहा, और 100 दिन में पूरी तरीके से एक विफल सरकार रही है। इन्होंने कुछ किया है तो वो पुरानी जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन थे उनको उल्टा करने का काम किया। आज किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी अपने आप को त्रस्त महसूस करता है और कई जगह मैं देखता हूँ लिखा होता है फलानी एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस नहीं है तो छुक छुक गाड़ी भी नहीं चली है अभी तो किस तरह की एक्सप्रेस है जिसने, मैं समझता हूँ कि जो वायदे किए, वायदों के साथ विश्वासघात किया, जनादेश का अपमान किया, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो 100 दिनों की सरकार पूर्ण रूप से फेल रही है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर का। दरअसल उन्होंने कहा कि सरकार का काम धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अशोक तंवर ने प्रदेश की जो खट्टर सरकार है उसके 100 दिन का कार्यकाल पूरी तरीके से विफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनादेश का अपमान किया है और जनहितैषी फैसलों को बदलने की बात भी उन्होंने की कि कांग्रेस सरकार के जितने भी जनहितैषी फैसले थे सरकार उनको बदलने में ही लगी रही। यहाँ तक कि सरकार का कोई भी नया काम कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आया। तो लगातार जमकर निशाना साधते हुए नजर आए यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर। इस वक्त हमारे साथ आईडी स्वामी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। आईडी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। आईडी जी, 100 दिन के कार्यकाल की बात की जाए तो विपक्ष खासा नाराज नजर आ रहा है, साफ तौर पर कह रहा है कि 100 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी बदौलत आम जनता को खुश कर सके सरकार। मुझे मोदी जी के वो शब्द याद आते हैं जब वो बोलते वो कहते थे कि जिन लोगों ने 60 साल में कुछ नहीं किया, 60 साल का तो हिसाब देते नहीं, 60 दिन का हिसाब मांगते हैं। ये 100 दिन का हिसाब मांगने लगे। जो 10 साल तक लगातार जिन्होंने देश में, प्रदेश में स्वायत्त कास्टिज्म को बढ़ावा दिया, रीजनलिज्म को बढ़ावा दिया, करप्शन को बढ़ावा दिया, लैंड स्कैंडल हुए, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट हो और चाहे चेंज ऑफ लैंड यूज की बात हो, सारी दुनिया को पता है। वो लोग ये कहते हैं कि 100 दिन में कुछ नहीं किया। जो कुछ हो सकता है सरकार बनने के बाद, जो इन प्रिंसिपल पॉलिसी मैटर्स जिन पर उन्होंने ध्यान देना चाहिए, जो उन्होंने ध्यान दिया है, जिनका फैसला उन्होंने किया है, जो पॉलिसी जैसे रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी बदली, रजिस्ट्रेशन बाकायदा उस पर ईमेल पर ही हो जाएगी, जाना नहीं पड़ेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे में आईडी स्वामी जी, बिल्कुल जैसे कि आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं इतनी जल्दी सब काम नहीं होते, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो अगर पूर्वोत्तर सरकार की हम बात करें उसके फैसलों को पलटने में इतना मंथन लगा। अभी तक जो भी कामकाज किया जा रहा है महज मंथन ही किया जा रहा है। कामकाज सिर्फ या तो अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं उतना पैसा नहीं खर्च होगा, ये सब चीजें भी विपक्ष कह रहा है।
अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। जहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन की जो मैंने बात की, जो रजिस्ट्रियों में गांव के लोगों को, शहर के लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि पैसे दिए बगैर रजिस्ट्री नहीं होती साहब, सारा दिन बैठे रहते हैं, तहसीलदार साहब आएंगे तो करेंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, वगैरह वगैरह। वो उनके घर, उनके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उनके घर उनकी रजिस्ट्री मिल जाएगी और उनको घर बैठे रजिस्ट्री उनकी हो जाएगी। कोई, मैं समझता हूँ जो बातें की उन्होंने नहीं की है। सीएम की विंडो, खिड़की जो बनाई है उन्होंने सीएम विंडो, वो इसलिए बनाई है, जो काम किए हैं वो सब नए किए हैं, कोई पुराना काम नहीं है। लेकिन सवाल बिल्कुल आईडी स्वामी जी, सवाल तो यही है कि जो भी काम अब सरकार कर रही है वो जो पूर्वोत्तर सरकार का काम है उसको पलटने का कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता का भी यही मानना है। कर्मचारियों को आप देख लीजिए, बहुत सारे कर्मचारी इस दौरान हड़ताल पर हैं। किसानों का जिक्र करें तो किसान यूरिया खाद की समस्या से जूझ रहा है। ये खाद की समस्या आई और खाद की समस्या इसलिए आई कि इन्होंने बफर स्टॉक नहीं रखा। पहली सरकारों ने अगर बफर स्टॉक रखे, अब उन्होंने फैसला किया कि हम बफर स्टॉक रखेंगे, ये सरकार बफर स्टॉक रखेगी ताकि ये परेशानी किसानों को ना आए। लेकिन जो किसानों को परेशानी आई वो इस वजह से आई कि पहली सरकार ने बफर स्टॉक नहीं रखे थे, जो आइंदा नहीं होगा। लेकिन वाकई में बिल्कुल आईडी स्वामी जी, वाकई में आपको लगता है जो गति है वो उतनी तेजी से नहीं चल पाई? कहीं ना कहीं एक्सप्रेस की जब हम बात कर रहे हैं, बड़ी ही धीमी गति में रफ्तार से काम हुआ है, बहुत स्लो प्रोसीजर रहा है। क्यों, कौन सी चीज का बताइए? ये जो मैंने तो 2-3 बातें आपको बताई, रजिस्ट्री की बताई, सीएम विंडो की बताई, ये सारी चीजें जो आपको बताई ये नई चीजें की हैं, यही तो तेज रफ्तार होती है। बाकी तो सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरह चलती है, करप्शन ना हो, करप्शन को से कैसे निजात मिले, इस तरह से करप्शन कम हो, उसके लिए जो काम किए हैं वो सराहनीय है, वो कोई पुराने काम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आईडी स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो खुद आईडी स्वामी जी नेता बीजेपी की तरफ से उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो नए काम हैं, चाहे पारदर्शिता लाने की बात की जाए, चाहे विभागों में नई चीजें लाने की बात की जाए, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं की जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष साफ तौर पर 100 दिनों की सरकार को पूरी तरीके से विफल मान रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं ये चीजें भी निकलकर सामने आ रही है कि जब हम रफ्तार की बात करें, जिस एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, वो जरूर थोड़ा स्लो चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रदेश की खट्टर सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो उन्हें कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ये हड़ताल प्रदेश व्यापी भी हो सकती है। यह ऐलान खुद रोहतक में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज भी मार्च में पूरे प्रदेश का चक्का जाम करने के लिए अब तैयार है। हमारी जब इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी उसके अंदर हमने इस सब बातों को रखा था। खाली पंजाब के बराबर वेतन की बात नहीं, हमारी 4-5 डिमांड जो पहले सरकार में हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने लड़ करके पूर्व की सरकार से जो मनवाई थी वो है नंबर 1 पंजाब के बराबर वेतनमान, नंबर 2 कच्चे कर्मचारियों का पक्का करने की बात, नंबर 3 हमारे ऊपर जो आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए थे उनको वापस लेने की बात, और लोड के अनुसार रेगुलर भर्ती की बात, और इस प्रकार से और विभागीय यूनियन की डिमांड से उनसे 12 की जो सहमति बनी थी उनको लागू करने की बात थी। सरकार ने हमारे से 1 महीने का समय लिया था, 1 महीना हो चुका है। अब उसके अंदर हम चारों मुद्दों पर हम तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार ने जल्दी ही कोई मीटिंग नहीं बुलाई तो निश्चित तौर के ऊपर इन मुद्दों पर हम सरकार के साथ लड़ाई। तो सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था जो कि अब खत्म हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ है उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है, सरकार को चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो आंदोलन अब वो लोग कर देंगे। ऐसे में आंदोलन का एक बार फिर से ऐलान कर दिया गया है। दरअसल कई आरोप भी लगाए हैं कि समीक्षा के नाम पर जो सरकार है वो पीछे हटती नजर आ रही है। रोडवेज कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने मार्च में हड़ताल की बात भी कही है। ऐसे में रोडवेज कर्मचारी भी मार्च में हड़ताल कर सकते हैं, यानी कि आर पार की लड़ाई में कर्मचारी पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा लगातार कर्मचारियों का जो गुस्सा था वो प्रदर्शनों के जरिए निकला गया, और कुछ इसी तरीके से अब हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। जींद के पालवा गांव की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी से पत्र लिखकर पत्नी जशोदा बहन को अपने साथ रखने की मांग की है। इसके लिए जिला पार्षद सुरेंद्र देवी की अध्यक्षता में महिलाओं की एक बैठक हुई। बैठक में ये फैसला लिया गया वो हर हफ्ते पीएम मोदी को पत्र लिखेंगी।
पीएम मोदी जब तक जशोदाबेन को अपने साथ नहीं रखेंगे तब तक महिलाएं उन्हें इसी तरीके से पत्र भी लिखती रहेंगी। वहीं महिलाओं का कहना है कि मोदी पूरे देश में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी जशोदाबेन को अपने साथ नहीं रखते। ये एक समिति रखी हुई है कि हम अपनी बात को माननीय मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। वे बेटी बचाओ का अभियान शुरू कर रहे हैं, नारी को सम्मान दे रहे हैं और एक तरफ अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दे रहे हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। इनको ये अधिकार क्यों नहीं दिया गया है? हम चाहते हैं कि वो ये उनको अधिकार दिया जाए, तभी तो और नारी को अधिकार दिया जाएगा। अगर वे अपने नारी को अधिकार देंगे तभी और पुरुष जाति भी इस बात को आगे रखेंगे। तो एक पत्र लिखा गया है जींद की महिलाओं के द्वारा प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा है, जहां पर उन्हें उनकी पत्नी जशोदाबेन को अपने साथ रखने की मांग की गई है। ऐसे में इन महिलाओं का कहना है कि वो लगातार इस तरीके से पत्र लिखती रहेंगी और हर हफ्ते पत्र लिखेंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, एक पत्र लिखा गया है, आपसे जानना चाहेंगे उस पत्र के बारे में। देखिए, जींद के उचाना के ये महिलाएं हैं, इन महिलाओं ने पत्र लिखने का क्रम शुरू किया है। इन महिलाओं का कहना है कि हर सप्ताह वो नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे और अपने मन की बात कहेंगे। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, पूरे देश में नारा अलाप रहे हैं, लेकिन खुद वो अपनी जो उनकी धर्मपत्नी है उनको छोड़े हुए हैं। तो ये कैसे संभव है कि खुद अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर वो पूरे देश में इस प्रकार का राग अलाप रहे हैं? उन्होंने मोदी से प्रार्थना की है कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखें। साथ में उन्होंने ओबामा का भी जिक्र किया है, जब ओबामा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे देश में जा सकते हैं तो मोदी क्यों नहीं दूसरे देश में जाते, अपनी पत्नी को साथ ले जाते और क्यों नहीं देश में अपनी पत्नी को साथ रखते। उन्होंने मोदी से प्रार्थना की कि अपनी पत्नी को साथ रखें, तभी पूरे देश में नारी सम्मान का संदेश अच्छी तरह से जाएगा और तभी ये सार्थक हो पाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। ऐसे में राजकुमार, जो ये महिलाएं हैं वो किसी संगठन से जुड़ी हुई हैं या फिर कोई एनजीओ है या घरेलू महिलाएं हैं? महिलाओं के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, गांव की महिलाएं हैं। गांव में एक जिला पार्षद है महिला, उस जिला पार्षद ने मुहिम शुरू की है। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया है। वह जो महिला है जिला पार्षद शुरू से ही महिला उत्थान के लिए कार्य करती रही है। खुद उस महिला ने, जो जिला पार्षद है, अपने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया, उनकी एक मीटिंग बुलाई, उनको इस बात के लिए जोर दिया कि आप सभी जो महिलाएं हैं लगातार मोदी को लगातार चिट्ठियां लिखें, और उसने खुद इस जिला पार्षद ने इन महिलाओं को प्रेरित किया है। लेकिन राजकुमार, ये महिलाएं क्यों चाहती हैं कि प्रधानमंत्री की पत्नी जो है उनके साथ रहे? ये मामला प्रधानमंत्री का निजी मामला है, ऐसे में इन महिलाओं का क्या कुछ कहना है इसके ऊपर? इनका कहना है कि हम लगातार मीडिया में मतलब अखबार वगैरह पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, जिसमें लगातार उन्हें पता चला है कि जशोदाबाई भी खुद मोदी के साथ रहना चाहती है और कई बार खबरें छपी हैं कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है। जब वो लगातार हरियाणा में पानीपत में उन्होंने प्रोग्राम किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, तो उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के नारे देने अलग होते हैं, सार्थक बात तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक वो खुद अपने ऊपर अमल नहीं करेंगे। इस प्रकार की बात इन महिलाओं ने कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पार्षद सुरेंद्र देवी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। बैठक में पत्र लिखा गया है कुछ महिलाओं के द्वारा और पत्र में प्रधानमंत्री से निवेदन किया गया है कि वो अपनी पत्नी जशोदाबेन को अपने साथ लिखे। ऐसे में हर हफ्ते पत्र लिखने की बात भी इनकी तरफ से की गई है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद स्वाइन फ्लू ने अब झज्जर में भी दस्तक दे दी है। इस जानलेवा बीमारी से 4 मरीज झज्जर जिले में सामने आने की बात से सनसनी फैल गई है। दरअसल एक तरफ जहां जिले के लोग इस बीमारी के झज्जर में एंट्री होने से भयभीत हैं, वहीं इस बीमारी के दस्तक देने से झज्जर स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस भयानक बीमारी से निपटने के लिए हर प्रयास करने की बात भी कह रहा है। सीएमओ ने सिविल अस्पताल में सरकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की मीटिंग भी ली है। एक लड़का 24-25 साल का चोची गांव का है, वो दिल्ली पढ़ता था, वहाँ उसको प्रॉब्लम हुई, यहाँ आ गया तो उसको एडमिट कराया था पीजे रोहतक में। वो पॉजिटिव केस आया, उसका परिवार ठीक ठाक, हम रेगुलर उनके टच में है, ऑब्जर्व भी करते हैं कि वो परिवार को दिक्कत ना आए, वो ठीक ठाक है। एक लड़की 35 साल की लेडी है जो भादगढ़ की है, वो एडमिट है पीजीआई में भी, वो वेंटिलेटर पे है और इम्प्रूवमेंट अभी उसकी हो रही है। परिवार के भी हम टच में हैं, परिवार को भी ध्यान रख रहे हैं कि किसी को जो कॉन्टैक्ट उसके में थे उसको कोई दिक्कत रहे, रोज़ उसको चेक करते हैं, दिक्कत हो रही है उनको टेबलेट देनी पड़ती है और वो कन्फर्म केस भी नहीं है, सैंपल भेजा हुआ है। चौथी एक और है जो डाउटफुल सा है, वो बपड़िया गाँव का है, एक लड़का 24 साल का है, उसको भी सिम्टम थे, पीजीआई में एडमिट है, अब वो ठीक ठाक है।
तो बता दें आपको, लगातार प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। झज्जर में भी अब इसके सिम्टम्स मिलने शुरू हो गए हैं। 4 मरीज मिले हैं झज्जर में, जिसमें से 2 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि भी हो चुकी है। तो H1N1 जो हिनी वायरस है वो अब झज्जर में भी दस्तक दे चुका है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनमें ज़रूर दहशत है। कहीं ना कहीं इसी दहशत को देखते हुए, भय को देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट हो चुका है, हरकत में अब आ चुका है। सीएमओ ने खुद प्राइवेट और निजी डॉक्टरों के साथ एक बैठक की है। बैठक में दिशा निर्देश तमाम उनको जारी किए गए हैं कि लोगों को किस तरीके से बचाना है। श्याम हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। श्याम, आपसे जानना चाहेंगे, झज्जर में भी अब स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल, झज्जर जिले में करीब जो है स्वाइन फ्लू के 4 केस पाए गए हैं, जिसमें 2 पॉजिटिव केस मिले हैं और 2 पे अभी सस्पेक्टेड है। लेकिन जो है जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग है वो अब सभी अधिकारियों की बैठक ले रहा है, क्योंकि बहादुरगढ़ के और झज्जर के अलावा इससे पहले गुड़गांव और दिल्ली और फरीदाबाद में भी स्वाइन फ्लू ने अपनी दस्तक दी थी। उसके बाद अब जब झज्जर में पहुंचा तो झज्जर में 4 मामले मिलने से प्रशासन के साथ जो गांव और शहर के लोग हैं वो भी भयभीत है। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूर ये उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि जगह जगह जो स्वाइन फ्लू की जो उनकी जानकारी है वो बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि इस तरह से स्वाइन फ्लू से बचा जा रहा है। हालांकि ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए? क्या जो अस्पताल है वहां पर अलग से वार्ड बनाया गया है? टेमू फ्लू जो टैबलेट होती है उसका किस तरीके से बंदोबस्त किया गया है? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग केवल ऐसा नहीं है कि इस जानकारी के बाद ही स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर स्वाइन फ्लू के बारे में लोगों को जानकारी दी गई है। उसके बाद जो आपकी अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो 3 टीमें गठित की गई है, जिसमें बहादुरगढ़, झज्जर और बारली 3 जगह इनके कैंप स्थापित किए गए हैं। तो गाँव और शहर के लोगों को वो जानकारियां दी जा रही है कि किस तरह से स्वाइन फ्लू से बचा जाए। जो रोकथाम के उपाय है या उससे बचाव के जो उपाय है वो लोगों को जानकारी दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, स्वाइन फ्लू से निपटने के दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, ताकि जो भी व्यक्ति है वो इससे घबराए ना, पहले ही अलर्ट हो जाए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं हरकत में नजर आ रहा है। तो झज्जर में भी अब स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। अब तक 4 मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 2 की पुष्टि भी हो चुकी है स्वाइन फ्लू की। पिछले दिनों हिसार के बरवाला में रेलवे क्रॉसिंग पर हुए हादसे और 12 लोगों के मारे जाने की घटना के बाद हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर अब गंभीर हो गई है, जिसके चलते राज्य सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सीमित ऊंचाई के उपमार्ग बनाए जाएंगे। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सीमित ऊंचाई के उपमार्ग बनाने अथवा उन पर कर्मचारी नियुक्त करके सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार केंद्रीय रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर योजना बनाएगी ताकि प्रदेश में एक भी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग न बचे। इस समय प्रदेश में उत्तर रेलवे के तहत 119 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, जिनमें से 89 को सीमित ऊंचाई के उपमार्गों का निर्माण करके 3 को विलय द्वारा और 2 को कम ट्रेन व्हीकल यूनिट्स के कारण बंद करके समाप्त किया जा सकता है। अब 25 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर कर्मचारी नियुक्त करने की योजना है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत आने वाली 68 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग में से 37 को सीमित ऊंचाई के उपमार्ग बनाकर 19 को मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग के साथ विलय द्वारा और 12 को कर्मचारी नियुक्त करके समाप्त किया जा सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार की योजना कब तक शुरू हो पाती है और क्या रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों में रोक लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सिवानी मंडी में नहरी पानी कटौती के मामले को लेकर कई दिनों से चल रहा धरना अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि किसान पिछले 27 दिनों से एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दे रहे थे। वहीं एसडीएम ने किसानों को लिखित में आश्वासन दिया है कि उन्हें अब 16 दिन के बाद 8 दिन नहर में पानी मिलेगा। और तमाम भाइयों पर 28 दिन हो गए और ये तय किया इन्होंने कल कर देंगे। अभी देवसर फीडर में 16 दिन के बाद में बारी थी पहले से, जैसा जो शेड्यूल था उसके हिसाब से पानी जो है वो आज छोड़ दिया गया है हिसार से और शाम तक सिवानी पहुंच भी जाएगा। और जो अप्रैल तक का शेड्यूल बनाया गया है उसमें भी हर 16 दिन के बाद में सिवानी को पानी मिलेगा, जैसा पहले चलता था 8 दिन।
किसान खुश है इस बात से? बिल्कुल खुश है। धरना स्थगित कर दिया? धरना अभी उन्होंने अपना समाप्त कर दिया। सरकार ने अन्याय कर रखा था।